फ्रेंचाइजिंग की इस सीरीज़ में, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, फ्रेंचाइज़र क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्या होती है, कौन व्यक्ति ऐसा होता है जो फ्रेंचाइजी बिजनेसेस में इंटरेस्टेड होता है। उसी श्रृंखला में आज एक बहुत अहम टॉपिक पर हम लोग अपना डिस्कशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक जो है वो है फ्रेंचाइजिंग योर बिजनेस, यानी कि हम अपने बिजनेस को कैसे फ्रेंचाइज कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यापार है जिसमें संभावनाएं हैं, कोई एक ऐसा व्यापार है जिसको हम अच्छे से कर रहे हैं और हम उसको मल्टी लोकेशंस पर करना चाहते हैं, तो उसको कैसे फ्रेंचाइजिंग मॉडल का इस्तेमाल करके उसको कैसे हम फ्रेंचाइजिंग में डाल सकते हैं। आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग का मॉडल दे सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग का प्रारूप दे सकते हैं और उसके माध्यम से ग्रोथ ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग पांडे है और आज के इस टॉपिक में मैं आपसे फ्रेंचाइजिंग और उससे जुड़े बाकी पहलुओं के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग योर बिजनेस। तो होता क्या है ये टिपिकली फ्रेंचाइजिंग क्या चीज़ होती है? इसमें हम मल्टी लोकेशंस यानी एक से ज़्यादा लोकेशंस पर एक व्यापार को करने की जो संभावना होती है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ एक्सप्लोर करते हैं और उसको करने के लिए उसको राइट्स देते हैं, लाइसेंस देते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, उसके तहत हम उसको फ्रेंचाइजिंग में अपना ब्रांड दे देते हैं, शेयर कर देते हैं कि वो जाके किसी और लोकेशन में उसको आराम से व्यापार कर सकता है, हमारे ब्रांड को यूज़ कर सकता है, हमारी प्रोसेसेस को यूज़ कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंचाइजिंग जब हम अपने बिजनेस में करते हैं तो इसमें मल्टीपल लोकेशंस पर हम कैसे पहुंच सकते हैं इस बारे में सोचते हैं। और नॉर्मली जो उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम देखें कि फ्रेंचाइजी ट्रेडमार्क यानी जो हमारा ब्रांड है उसको हम कैसे राइट्स देकर किसी और को यूज़ करने की परमिशन देते हैं। तो इस परमिशन के बाद वो हमारा ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट, सर्विसेज या हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, उनको यूज़ करने का हम एक राइट देते हैं और एवज में हम उनसे लेते क्या हैं, एक इनिशियल फ्रेंचाइजी फी हम चार्ज करते हैं एज ए फ्रेंचाइजर। तो ये होता है फ्रेंचाइजिंग जब हम अपने बिजनेस की करते हैं तो उसका समराइज्ड वर्जन ये होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं कि भाई अगर हमें कंटिन्यूड असिस्टेंस देना है और ट्रेनिंग देनी है तो एक फ्रेंचाइजी को रिकरिंग बेसिस पर कुछ रॉयल्टी देनी पड़ती है। रॉयल्टी वो कंपोनेंट होता है, वो फी होती है जो लगातार बिजनेस में हम, अगर मैं एक ब्रांड हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक सर्विस हूँ और मैंने किसी को अपने ब्रांड के राइट्स दे रखे हैं किसी अन्य लोकेशन पर कि आप इसको यूज़ करिए, तो मैं उससे एक लमसम फी तो चार्ज करता हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं उससे रॉयल्टी भी चार्ज करता हूँ। भाई लेकिन रॉयल्टी किस बात पे चार्ज करी जाती है? तो रॉयल्टी एक ऑनगोइंग बिजनेस को हैंड होल्डिंग करने की फी होती है कि एक बार में मैंने अपना लाइसेंस आपको दे दिया, ट्रेडमार्क दे दिया, अपनी प्रोसेसेस दे दी, आपको ट्रेनिंग देकर चीज़ें सिखा दी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा तो होने वाला नहीं है क्योंकि बिजनेस एक बहुत डायनामिक चीज़ है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार में सब सिखाकर छोड़ दिया जाता है और उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नहीं, ऑन अ कॉन्ट्रैरी ये बिजनेस एक डायनामिक एक्टिविटी है और उसमें लगातार हैंड होल्डिंग हमें बहुत ज़रूरी तौर पर देनी होती है एज ए ब्रांड, एज ए फ्रेंचाइजर। तो उसी को देने की जो फ़ी होती है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। नॉर्मली ये एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग या सेल्स या ऑपरेशनल गाइडेंस या कंसल्टिंग या अन्य सर्विसेज को देने के लिए हम पूरी करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग के लिए ऑनगोइंग रॉयल्टी, क्योंकि अगर हम सेंट्रल ब्रांड हैं, अगर मान लीजिए हम 200 लोकेशंस पर अपना बिजनेस कर रहे हैं और उन लोकेशंस के बिजनेस की डिमांड जनरेट करने के लिए अगर हम सेंट्रल लेवल पर एक अच्छा सा ऐड बनाते हैं, अच्छी एडवर्टाइजिंग करते हैं, अच्छा पैसा खर्च करते हैं, तो बिकॉज इसका फ़ायदा नेशनल लेवल पर हो रहा होता है या स्टेट लेवल पर हो रहा होता है, तो इसका फ़ायदा तो सारे ही लोकेशंस पर मिल रहा होता है। जिसने हमारी फ्रेंचाइजी ली है वो व्यक्ति भी उसका बहुत अच्छा फ़ायदा पा रहा होता है। तो इसलिए एक पूल बनाया जाता है, क्योंकि ये खर्चे होते हैं, इसलिए उसको रॉयल्टी जो आती है अलग अलग लोकेशन से, जो फ्रेंचाइजी सिस्टम जो रॉयल्टी देता है उसका एक कंपोनेंट एडवर्टाइजिंग में डाला जाता है और उससे नेशनल लेवल पर डिमांड क्रिएट की जाती है या रीजनल लेवल पर डिमांड क्रिएट की जाती है। मार्केटिंग की पूरी टीम होती है जो कि हर लोकेशन पर कैसे बिजनेस ड्राइव होगा,
डिमांड जनरेशन की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, हमारे आर्टवर्क्स कैसे होंगे, या हमारी सेल्स प्रोसेसेस कैसी होंगी, या ट्रेनिंग में भी हम ऑपरेशनल बेसिस पर देख रहे हैं कि लगातार हम कैसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट एट द राइट कॉस्ट कैसे अचीव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमें रॉयल्टी की ज़रूरत होती है, और ये सपोर्ट अगर लगातार किसी भी लोकेशन को ब्रांड से चाहिए होता है तो उसके इन ल्यू ऑफ दैट, उसके एवज में वो उनको रॉयल्टी देता रहता है लगातार बेसिस पर। अब जानते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी होती क्या चीज़ है। अगर फेडरल ट्रेड कमीशन, जो फ्रेंचाइजिंग की एक वर्ल्ड ओवर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसकी बात माने तो ये ब्रॉडली 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि हम कॉमन नेम या ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं उसको यूज करने की परमिशन देना, जो उस बिजनेस के जो सिस्टम्स हैं, जो मेजर ऑपरेटिंग सपोर्ट हैं या जो प्रोसेसेस हैं वो कंट्रोल, और एक नेसेसरी पेमेंट जिसको बोलते हैं कि वन टाइम फ्रेंचाइजी फी, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो अगर फेडरल ट्रेड कमीशन की माने तो इन 3 सिस्टम से, यानी ट्रेडमार्क को यूज़ करने की परमिशन की बात हो रही है, मेजर ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम्स की बात हो रही है, और एक लमसम पेमेंट अगर उसके लिए ली जाती है जिसको हम फ्रेंचाइजी फी बोलते हैं, तो इस सिस्टम को फ्रेंचाइजी सिस्टम बोलते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें फ्रेंचाइजी सिस्टम स्टार्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल में अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया है और आप इन प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ में देते हैं, तो शायद आपको ज़रूरत है कि आप फ्रेंचाइजिंग एज ए बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग का इकोसिस्टम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके थ्रू अपने ग्रोथ पाथ को प्लान कर सकते हैं, यानी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न होते हैं जिनको आपको जवाब देना होता है अगर आप फ्रेंचाइजिंग को लीवरेज लेना चाहते हैं, इस बिजनेस मॉडल को लीवरेज लेना चाहते हैं। तो क्या आपका आइडिया, जो आपका बिजनेस है, वो आइडिया, जो कंसेप्ट है, वो क्या बहुत लार्जर मार्केट को अपील कर रहा है। एक संभावना ये हो सकती है कि मैंने एक व्यापार किया, एक शहर में किया, और उस शहर में मेरी एक अच्छी खासी रेपुटेशन है, मेरे बिजनेस की डिमांड है, लोग उसको पूछते हैं, लेकिन उसी तरह का बिजनेस क्या अन्य शहरों में किया जा सकता है? क्या मल्टी लोकेशन पहुंचा जा सकता है? क्या उसका एक साइजेबल मार्केट है? अगर यस है तो देन आप फ्रेंचाइजिंग के लिए हाँ करना सोच सकते हैं। एक दूसरी चीज होती है कि भाई मैंने अपने शहर में किया, किसी ने मेरा ही बिजनेस दूसरे शहर में कर रखा है और यह बिजनेस हर जगह पे हो रहा है, तो ये बहुत रूटीन बिजनेस हो गया, तो फिर ये शायद फ्रेंचाइज नहीं हो पाएगा। तो ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अगर हम फ्रेंचाइजिंग को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इफ योर आइडिया इज ओरिजिनल, देन यस अगेन आप सोच सकते हैं कि फ्रेंचाइजिंग एज ए बिजनेस मॉडल से आपको ठीक फायदा हो सकता है। एक और चीज देखी जा सकती है कि आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है, रेप्लिकेबल है, यानी कैसे आप अपने बिजनेस से जैसे सो रेडिली कैन इट बी रेप्लिकेटेड। क्या आपका बिजनेस रेप्लिकेट हो सकता है, यानी उसकी कॉपी छापी जा सकती है, यानी जो सेम बिजनेस आप किसी नागपुर जैसी या मुंबई जैसी लोकेशन में कर रहे हैं, अगर कोई चंडीगढ़ या कानपुर या लखनऊ में करना चाहता है, तो क्या वो एग्जैक्टली सेम ढंग से कर सकता है? इफ यस, देन अगेन इट्स अ गुड केस फॉर फ्रेंचाइजिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिजनेस ओरिजिनल हो सकता है, बिजनेस की एक खास मार्केट में डिमांड हो सकती है, और लार्ज मार्केट को भी केटर कर सकता है, रेप्लिकेबल भी है, लेकिन क्या लोग पैसा देकर आपका ये आइडिया खरीदेंगे? यानी क्या जब आप फ्रेंचाइजी अपनी बेचने जाएंगे तो आपकी एज ए फ्रेंचाइजी ये बिजनेस एक्सेप्टेबल होगा और इस पर लोग अपना पैसा लगाएंगे? अगर इन चारों प्रश्नों का जवाब हाँ में है तो जरूर आपका बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग केस है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल का। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या फ़ायदा है कि हमें फ्रेंचाइजिंग करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो फंडिंग का हो जाता है कि भाई अगर एज ए बिज़नेस मुझे ग्रो करना है और मल्टी लोकेशंस पर अपने ब्रांच ऑफिसेज या अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए अगर मैं खुद करने जाऊंगा तो मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। और ये एक तरह से हमारे ही बिजनेस में एक तरह की शेयर होल्डिंग होती है, जिसमें शेयर होल्डिंग मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज़ कर दिया। एक तरह से हम जब राइट्स दे देते हैं तो हम पार्टनर हो जाते हैं एक डिफरेंट लोकेशन पर,
और ऐसा ही अगर हम सैकड़ों लोकेशंस पर, मैकडोनल्ड्स एक एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेंचाइजिंग के थ्रू वो इंटरनेशनली करीब 200 लोकेशंस पर 200 देशों में उसका एक्सपेंशन हो चुका है। तो क्या इसको यूज़ किया जा सकता है? अगर इससे बहुत अच्छी फंडिंग मिल जाती है, किसी और का पैसा मेरे बिजनेस में लगता है और इससे उसको भी पैसा मिलता है और अपने को भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम रॉयल्टी चार्ज करते हैं, वन टाइम फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं। तो एक अच्छा मनी जनरेशन का टूल है। एक और बड़ा पॉइंट जो होता है कि इससे संभावनाएं जो रिस्क के मिटिगेशन की होती हैं, ये बड़ा रिड्यूस्ड रिस्क का मॉडल है। कैसे? अगर ध्यान से देखें तो इसमें आप एक तरह से एक पार्टनर, जिसको आप फ्रेंचाइजी बोलते हैं, उसको रिक्रूट कर लेते हैं और आप और वो व्यक्ति मिलकर या वो कंपनी मिलकर इस बिजनेस के सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। तो जो स्टाफ की हायरिंग है या जो रेगुलर खर्चों के जो पे आउट्स हैं, उसकी लायबिलिटी टेक्निकली एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जो लोकल पार्टनर होता है और जिसको जो एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में काम कर रहा होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि आप अपने बिजनेस के कोर पर फोकस कर सकते हैं और ये जो फिक्स्ड लायबिलिटीज़ हैं किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने की, ये किसी और पर शिफ्टेड होती है। तो ये बड़ा रिस्क फ्री होता है फ्रेंचाइजर्स के लिए। और अगर ये कई बार नहीं चलता तो इसमें आपसे ज़्यादा जिसने फ्रेंचाइजी खोली है आपके लेकर, उसका ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि अमूमन पैसा उसका लगा होता है। तो एक तरह से फ्रॉम अ मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। और जानते हैं कि फ़ायदा क्या है भाई इसका। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो स्पीड है स्केल अप करने की, ये बहुत हाई हो जाती है किसी नए लोकेशन को खोलने का काम, क्योंकि एक सेट मॉडल में हम इसको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 45 दिन या 60 दिन में नई लोकेशन खुल जाती है। बनस्पत इसके अगर हम खुद ही ये काम करने लगेंगे तो साल में शायद हम 5 या 6 शहर ही खोल पाएँ, लेकिन फ्रेंचाइजिंग मॉडल के थ्रू आप एक साल में 50, 60, 100 लोकेशंस को भी आराम से ओपन अप कर पाते हैं, उनको डिलीवर कर पाते हैं और इसका टर्न अराउंड टाइम बहुत लो हो जाता है। तो टाइम इज़ अ बिग एडवांटेज अगर आप फ्रेंचाइजिंग बिजनेस सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ जो ये है कि आपको एज ए पार्टनर एक बहुत मोटिवेटेड बिजनेस टीम मिल जाती है, ओनर्स मिल जाते हैं जो कि लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज होते हैं, जो अन्य इश्यूज होते हैं, उनको बहुत अच्छे से टैकल किया जा सकता है, सो दैट आपको बार बार इन सारी लोकेशंस पर जाकर अपना काम करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक लोकल टीम का बहुत बेहतरीन से सपोर्ट मिल जाता है। तो ये दो बड़े फ़ायदे हैं। तो फ्रेंचाइज़र यानी अगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल को लीवरेज करना चाहते हैं तो उसको बनने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है। तो जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो पॉइंटर्स हैं वो हैं कि सबसे पहले तो एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क का देख लेते हैं कि अप्लाई हो गया है तो कब तक मिल जाएगा, या ट्रेडमार्क का स्टेटस क्या है। इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्रेंचाइजी के ऑपरेशंस मैनुअल, काम कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, इस बारे में बात कर लें, अपना उसका डॉक्यूमेंट बना लें। फ्रेंचाइजी कैसे बेचेंगे, फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमको फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, हालांकि हिंदुस्तान में इसका कंपल्शन नहीं है और ऐसा कोई रूल नहीं है, बट अदरवाइज वर्ल्ड ओवर FDD एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिफोर साइनिंग एनी फ्रेंचाइजी विद एनी इन्वेस्टर्स। तो ये भी बनाना ज़रूरी होता है। फ्रेंचाइजी बिकेगी कैसे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम खुद बेचेंगे, दूसरा बेचेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस, और हमारी जो फ्रेंचाइज कंपनी है वो कैसे डेवलप करेंगे। तो एक एक करके इन सारे पॉइंटर्स को आइए हम बात करते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वर्किंग प्रोटोटाइप क्या है। हमारे किसी भी बिजनेस में अगर हमने किसी लोकेशन पर हमारा खुद का वो आइडिया जो है उसको हम कर रहे हैं, तो हमारा एक प्रोटोटाइप तैयार होता है जिसको एक तरह से एक इलस्ट्रेशन होता है, एक एग्जाम्पल होता है किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए कि आप आइए और यहाँ पर देखिए। तो हमारा जो वर्किंग प्रोटोटाइप है वो हमें तैयार करके रखना पड़ता है, जिससे कि बिजनेस
उसका आइडिया, उसके कंसेप्ट, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, उसकी सफलता, उसकी असफलता, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहे, लाइव लेना चाहे, एक लोकेशन पर आकर चलता हुआ बिजनेस देखना चाहे, तो हमारे पास एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, एक एंकर लोकेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड भी होती है किसी के लिए भी, कि जब हम अपना बिजनेस वाया फ्रेंचाइजिंग एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट मेरी नज़र में है वो है कि आपका जो अपना लोकेशन है, आपका जो प्रोटोटाइप है, वो बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज कि ट्रेडमार्क का क्या स्टेटस है। जो बिजनेस है उसका जो ब्रांड है, उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क किस तरह से आपने अप्लाई किया है और क्या उसका लीगल स्टेटस है। क्या आपको ट्रेडमार्क मिल गया है या इट्स इन द अप्लाइड फॉर स्टेज, जो भी है आप, और अगर नहीं है तो क्या आपने उसको अप्लाई फॉर कर दिया है कि नहीं। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस पे आपने जब उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो किस स्टेट पर है, किस स्टेज पर है। अगर आपको आपका ट्रेडमार्क मिल गया है तो वेल एंड गुड, आप फ्रेंचाइजी के लिए तैयारी की हालत में हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्रेंचाइजी का ऑपरेशंस मैनुअल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अपना बिजनेस किसी और व्यक्ति को उसका पैसा लगवा कर करवाना चाह रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये बताने की स्थिति में हैं क्या कि हमारा बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। यानी प्रोडक्ट कैसे आएगा, वेंडर्स कौन से होंगे, किस रेशियो में, किस खास तरीके से क्या काम हो रहा होगा। ये प्रोसेस मैनुअल जो होता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो डॉकेट होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, क्या हमारा वो डॉक्यूमेंट तैयार है? क्योंकि इसी के बेसिस पर नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने फिर से जब शुरुआत कर रहे थे हम लोग इस सेशन की, तो बात हुई थी कि 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी ट्रेड मार्किंग, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस मैनुअल, यानी वो जो प्रोसेसेस जिनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जिनको ट्रेन करेंगे, जो एक तरह से बाइबल ऑफ द बिजनेस है, वो कितनी तैयार है, इस बारे में अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है तो आपको करना चाहिए। इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि फ्रेंचाइजिंग अपने ब्रांड की करनी है, अपने बिजनेस की करनी है, तो एक तरह से ये होता क्या है, ये आपका बिजनेस शुरू करने से लेकर उसके ऑपरेशंस, उसकी मार्केटिंग, उसके हायरिंग और ऑफिस एडमिन या रॉयल्टी सरेंडर करने के सारे कामों का जो रूल बुक है, जो प्रोसेस बुक है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस मैनुअल। फ्रेंचाइजी मैनुअल की ही बात हो रही है कि ये एक टेक्निकल राइटर का इनपुट इसमें लेना चाहिए हमें, कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो प्रोसेसेस को मैप करने का, उसको अच्छे तरीके से लिखने का। आप अगर आपने तैयारी नहीं की है और आपने अपना फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस मैनुअल नहीं बनाया है, तो यू नीड टू हायर अ टेक्निकल राइटर जिसके पास आपके डॉक्यूमेंट को राइटअप करने की सफिशिएंट नॉलेज भी हो, इस डोमेन की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस मैनुअल आपके लिए लिखा जा सके। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंचाइजी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब भाई इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? आपने जब अपना बिजनेस, उसके ट्रेडमार्क, उसकी प्रोसेसेस किसी को दे दिया है, उसके बाद उस बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी उस लोकेशन पर, ये डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि यही हैंड होल्डिंग में भी आता है कि ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस हम उस बिजनेस को हमारी लोकेशन पर, तो अपन जानते हैं कि अगर इफ आई एम अ मुंबई बेस्ड बिजनेस और मैंने मुंबई में एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया है, जब मैं फ्रेंचाइजी लेकर जाता हूँ अदर लोकेशंस पर, तो जो मेरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी मुंबई की थी वो मे बी अहमदाबाद में डिफाई हो जाए या वो नहीं चल पाए, या लखनऊ में उसका कोई रेलेवेंस ना आए या कम आए, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का कोर क्या होगा और लोकल लेवल पर उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सारे एलिमेंट्स को हमें एक्सप्लोर करके डिफाइन करना होता है कि इफ़ इन केस अगर कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको उसकी मार्केट में कैसे हम वहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे, सेंट्रल मार्केटिंग से क्या सपोर्ट देंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसी होगी, इस सारी बातों को एकदम डिफाइंड रखना चाहिए शुरुआत से। मैं बोल ही रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर आता है जब लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उसको साइन अप करना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट,
ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वर्ड ओवर जो फ्रेंचाइजी साइन करने के पहले इन्वेस्टर्स मांगते हैं कि भाई आप हमें दिखाइए। जो फ्रेंचाइजी होता है, जो पोटेंशियल फ्रेंचाइजी होता है, वो चाहता है कि आपके जो फैक्ट्स हैं, क्या लोकेशंस हैं, कितनी एक्टिव लोकेशंस हैं, एक्टिव लोकेशंस में जो अच्छा कर रही हैं वो कितना कर रही हैं, जो बुरा कर रही हैं, मल्टीपल फैक्ट्स अराउंड द बिजनेस। ये इसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी स्किल्ड लॉयर से ही आपको बनवाना चाहिए। ये पिच नहीं होती, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेंट फैक्ट्स एंड सम फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू कि भाई अगर नहीं, कुछ लोकेशंस नहीं भी चल रही होंगी, देन देयर कुड बी अ बैड नंबर्स ऑल्सो, कि भाई शुरुआत में हो सकता है पहले 1 साल लोकेशंस प्रॉफिटेबल ना हो। ऐसी सारी स्थितियाँ फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। यानी ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि अगर इसको किसी ने पढ़ लिया है तो उसको कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं लगनी चाहिए कि ये तो आपने बताया ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो ये सारे फैक्ट्स को हम FDD में इसको एक तरह से समेटते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। तो आपको भी अपना FDD क्रिएट करवाना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी सेल्स स्ट्रैटेजी। अब अगर आप बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग के लिए तैयार हैं, आपने प्रोटोटाइप बना लिया है, आपने ट्रेडमार्किंग कर ली है, आपने अपना ऑपरेशंस मैनुअल भी बना लिया है, FDD भी बना लिया, अब मेन फाइट जो है वो हमारी फ्रेंचाइजी हम सेल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको अगर आपने अपना खुद की कंपनी में आपके पास ऐसे लोग हैं जो फ्रेंचाइजी को बेच सकते हैं, तो आप उनकी ट्रेनिंग, उनका नॉलेज बेस, उनकी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं कि इस मार्केट में ऐसे ऐसे ढंग से ये प्लान है, दिस इज़ हाउ वी विल सेल आवर फ्रेंचाइजिंग। और मल्टीपल कंपनीज, बिकॉज ये काफ़ी बार आप स्टार्टअप होते हैं और फ्रेंचाइजिंग के थ्रू आप मल्टीपल लोकेशंस में अपना बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, तो आप में मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यू बिजनेसेस होते हैं वो फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट्स का सहारा लेते हैं और मल्टी मार्केट में मतलब मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल कंसल्टेंट्स को एंगेज करते हैं और इट्स ऑन अ कमीशनेज बेसिस और अ ब्रोकरेज बेसिस। लेकिन एक पूरी फ्रेंचाइजी कंसल्टिंग की टीम आपको मिल जाती है डिफरेंट लोकेशंस में, जो जहाँ के लिए अच्छा है, बेहतर है, आप उनको एंगेज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होंगी कि आप खुद बेचेंगे या वाया कंसल्टेंट्स बेचेंगे या हाइब्रिड मॉडल इसका डिफाइन करेंगे। नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पर फ्रेंचाइजी कंपनी जो हम बनाएंगे उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जो हमारा जो नेटवर्क एक्सपांड होगा, तो नेटवर्क में मल्टीपल फ्रेंचाइजीज होंगी और उनको कैसे हैंडल करेंगे, ऑनगोइंग सपोर्ट कैसे होगा। तो एक तरह से हमारे ही संगठन में 2 संगठन कार्य करने लगते हैं। एक हमारी फ्रेंचाइजी सपोर्ट कंपनी होती है और एक हमारी अपनी बिजनेस कंपनी होती है, जिसमें सेल्फ लोकेशंस को कर रहे होते हैं या R&D हो रहा होता है, तो मल्टीपल कार्य हो रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन फ्रेंचाइजी कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने ट्रेनिंग, गाइडेंस, एंकरेजमेंट, ऑनगोइंग असिस्टेंस विद मार्केटिंग टीम और कैसे वेंडर्स पे आपकी एक्सेस है, किन किन क्वालिफाइड वेंडर्स से आपकी फ्रेंचाइजीज काम करेंगे, इस सारी बातों का डिटेल्स होता है। तो बहुत सारी बैकरूम सर्विसेज होती हैं और इसी को ऑनगोइंग सपोर्ट बोला जाता है। तो कभी भी जब आप फ्रेंचाइजी लेके जाएंगे और जो इन्वेस्टर होता है, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर होता है, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका प्रश्न ज़रूर आता है कि भाई आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो उस सपोर्ट का नाम ही ये ट्रेनिंग, गाइडेंस, ऑपरेशंस मैनुअल लगातार अपग्रेड होगा, R&D होगी नए प्रोडक्ट और सर्विसेज की, मार्केटिंग में मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं और जो बैकरूम सर्विसेज हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है या आपका जो वेंडर मैनेजमेंट है, नए नए प्राइस पॉइंट्स आप ज़्यादा अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं, ये सारा काम आपका फ्रेंचाइजिंग कंपनी कर रही होगी, जो आपकी इनसाइड फ्रेंचाइजी कंपनी होगी, जो सपोर्ट टीम होगी। तो आपको उसको डेवलप करना होगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर पैसा लगा दिया, आपके ब्रांड पर पैसा लगा दिया और उसके बावजूद इनिशियल काम तो हो गया लेकिन आपका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो मार्केट में बहुत पुअर वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, जिसकी वजह से जो आपकी फ्यूचर की फ्रेंचाइजीज बिकनी होती हैं वो नहीं बिक पाती। साथ ही साथ ये जो करंट फ्रेंचाइजी जिसने ले ली है, जिसने आपके ऊपर पैसा लगा दिया है, उसके सफल होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इन पॉइंट्स को मिटिगेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम विद इन योर कंपनी। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं फ्रेंचाइजिंग करने के, कि अगर मैं एक बिजनेस हूँ और मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल ही क्यों करा जाए।
बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक लमसम फ्रेंचाइजी फ़ी हम चार्ज कर लेते हैं अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करने देने के लिए या अपने प्रोसेस को सिखाने के लिए किसी को। तो ये अपने आप में ठीक पैसा होता है कि अगर आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करते हैं और एक साल में 100 लोकेशंस को आप टारगेट करते हैं और साइन अप कर ले जाते हैं, तो अगर 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 मैं करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ की कलेक्शन। तो इट्स अ गुड पोटेंशियल प्रॉफिटेबल रेवेन्यू जनरेशन फॉर योर बिजनेस। तो फ्रेंचाइजी फी एक चीज़ होती है। देन स्केलेबल बिजनेस मॉडल कि नई नई मार्केट में आपका बिजनेस पहुंच जाता है, आपका ब्रांड नेम पहुंच जाता है और आपकी स्पीड ऑफ जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होती है। एक और चीज़ होती है कि मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स हैं। केवल फ्रेंचाइजी फी लेकर बिजनेस में पैसा आ गया ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रॉयल्टी, जिसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे। तो रॉयल्टी है, फ्रेंचाइजी फ़ी है, देन आपकी रिकरिंग फ़ी है, देन देयर आर फ्यू लाइन आइटम्स। जैसे कुछ ब्रांड्स, अक्सर ऐसा होता है कि कोई ख़ास प्रोडक्ट की ख़रीद हमेशा आपको पेरेंट कंपनी से करनी पड़ती है, उसमें उस पेरेंट कंपनी के हमेशा के मार्जिन होते हैं। तो देयर आर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जिनसे हमको पैसा आना शुरू होता है बेस कंपनी में। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ ही हैं इस मॉडल में। देयर आर मल्टीपल डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जब तक फ्रेंचाइजी बिकनी शुरू नहीं हुई होती है उसके पहले आप अच्छा खासा पैसा लगाते हैं और अपने बिजनेस वेंचर को फ्रेंचाइजी वर्थ एक्सपैंडिंग मोड में लाते हैं कि मतलब वर्थ फ्रेंचाइजिंग है भी कि नहीं, उस तरह का बिजनेस मॉडल आपने तैयार किया है कि नहीं। तो एक दूसरा जो घाटा होता है, तो पहला इशू ये था कि भाई काफ़ी अपफ्रंट कॉस्ट लग जाती है, शुरुआती कॉस्ट जो होती है एक नॉर्मल बिजनेस करने की और एक बिजनेस जो हम फ्रेंचाइजिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, इन दोनों कॉस्ट में अंतर होता है। क्योंकि तैयारी की कॉस्ट तो पूरी लगी होती है, इट्स अ एडिशनल कॉस्ट। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, बहुत बार पोटेंशियल डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं। सारी फ्रेंचाइजीज जो मल्टीपल लोकेशंस खुली होती हैं उसमें जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं मल्टीपल लोकेशंस के, वो सब पार्टनर्स एक ही तबीयत के नहीं होते हैं, एक ही टेम्परामेंट के नहीं होते हैं। किसी को एकदम आपके साथ काम करना अच्छा लगता है, कोई आपके प्रोसेस और नॉर्म्स को डिफाई करना चाहता है, कोई तो आपका बिजनेस छीनना भी चाहता है कि वो आपका नाम हटा के अपना ही कुछ यूज़ करना चाहता है। और ऐसे सारे केसेस मार्केट में होते हैं। तो एक तरह से ये एक पोटेंशियल डिस्प्यूट की ग्राउंड भी बन जाती है मल्टीपल जगहों पर, स्पेशली अगर आपके सपोर्ट सिस्टम में कमी है या आपके कंट्रोल सिस्टम में कमी है। और एक जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में देयर इज़ अ टाइमलाइन, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस हैं और उनसे आफ्टर वन टाइम मनी विच इज़ फ्रेंचाइजी फी थोड़ा करके पैसा आता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो स्लो प्रॉफिट्स हैं, लेकिन बिकॉज बहुत सारी लोकेशंस की संभावनाएं होती हैं तो वो स्लो प्रॉफिट्स मिलाकर भी एक ठीक प्रॉफिट बन जाता है। तो ये होते हैं डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइजी सिस्टम के। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और फ्रेंचाइजिंग का सहारा लेना चाहते हैं तो क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, किन किन चीज़ों में हमारा पैसा खर्च करना होगा, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आज के सेशन में फ्रेंचाइजिंग कैसे एक्सपैंड किया जाए, फ्रेंचाइजिंग का कैसे सहारा लिया जाए, इस बारे में बात हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और फ्रेंचाइजिंग के और पॉइंट्स को कवर करेंगे हम अपने अगले सेशंस में। आई होप सो इट वाज अ गुड सेशन एंड अ रीजनेबल सेशन। थैंक यू वेरी मच।